Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is unit number 3, microbiology, that is the control of the microorganism. इस यूनिट में जो पार्ट 1 है बेसिक टर्म्स और फिजिकल कंट्रोल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट को टोटल हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 will be focused on the basic terms related to the control of microorganisms and physical control methods. जनरल जो कंटेंट्स हैं इस यूनिट के मुख्तलिफ डिफिनेशंस हैं, उसके बाद फिजिकल और केमिकल कंट्रोल मेथड्स हैं और कंट्रोल की इंपॉर्टेंस है, डिफरेंस बिटवीन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये यूनिट टोटल 7 to 10 मार्क्स कवर करेगा इन फाइनल टर्म। What is the control of the microorganism? तो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोलिफरेशन को हर उस एजेंट से कंट्रोल करना है जो एक ह्यूमन एक्सपोजर के बाद इन्फेक्शन काज करने का चांस हो सकता है। तो कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ मीन्स टू इनहिबिट और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करना, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने को हम माइक्रोबियल कंट्रोल मेथड्स कहते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको यूजुअली हम फिजिकल मेथड से और केमिकल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे या तो उसकी ग्रोथ प्रिवेंट होगी या तो माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो सकता है। तो माइक्रोबियल कंट्रोल में बी द फिजिकल मेथड और में बी द केमिकल मेथड, और इसमें हम या तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को मुकम्मल तौर पर किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। फिजिकल एजेंट्स जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के लिए हैं उनमें हाई और लो टेम्परेचर है, डिसिकेशन है, रेडिएशन है और फिल्ट्रेशन है। इनको हम आज के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो केमिकल एजेंट्स हैं दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द माइक्रोबियल ग्रोथ, उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स हैं। Importance of control of microbial growth. The control of microbial growth is necessary in many practical situations, and significant advances in medicine, agriculture, and food science have been made through the study of microbiology. तो microbial growth ये प्रैक्टिकल जितनी भी सिचुएशंस हैं जिसमें मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, फूड साइंस है, इवन डेली रूटीन लाइफ में माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो हैं ताकि कंटेमिनेशन से बचा जा सके और पैथोजन की ट्रांसमिशन को प्रिवेंट किया जा सके, प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन एंड स्पॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स। चूँकि माइक्रोऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज करते हैं, स्पॉयल करते हैं, तो माइक्रोबियल कंट्रोल से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की डिकम्पोजिशन, उनकी ब्रेकडाउन और उनका स्पॉयलेज प्रिवेंट किया जा सकता है। माइक्रोबियल ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन इन एसेप्टिक एरियाज। जो एसेप्टिक एरियाज हैं, स्टेराइल जो एरियाज हैं, जिस तरह ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, आईसीयू हो गए, मुख्तलिफ वार्ड्स हो गए, उन एरियाज में, एसेप्टिक एरियाज में कंटेमिनेशन को, माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करना। इसमें प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं ताकि जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी कंटेमिनेशन ना हो। Microbial control mainly maintain aseptic condition operation theaters, filling area of non-sterile pharmaceuticals। तो मुख्तलिफ जो फिलिंग एरियाज हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल हर फील्ड में, हुआ वो हॉस्पिटल हो, हुआ वो घर हो, हुआ वो इंडस्ट्री हो, वो एग्रीकल्चर हो, हर फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोबियल कंट्रोल के बगैर हम कोई भी प्रोडक्ट, उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी को अचीव नहीं कर सकते। हुआ हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर है, तो अगर हम वहाँ पे कंट्रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं करेंगे तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स में माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल कंट्रोल को
सामने नहीं रखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट स्पॉयलेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए माइक्रोबियल कंट्रोल ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत ज़रूरी है। माइक्रोबियल कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीजेस, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करेंगे तो इससे हमें जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनको कंट्रोल करने में आसानी होगी। माइक्रोबियल कंट्रोल मिनिमाइजेज द क्रॉस नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, जो हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, पेशेंट से नर्सेज को या पेशेंट से स्टाफ को लगने के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है। माइक्रोबियल कंट्रोल प्रिवेंट द सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस को हम माइक्रोबियल कंट्रोल से प्रिवेंट कर सकते हैं। डिक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, अगर माइक्रोबियल कंट्रोल है तो डिजीज रेट और द डेथ रेट दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। माइक्रोबियल कंट्रोल प्रिवेंट फूड फ्रॉम द स्पॉइलेज, जैसे पहले हम डिस्कस किया, फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर मंथ्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी फूड में मौजूद नहीं है, एब्सेंस है, उनको कंट्रोल किया हुआ है, तो उस फूड को हम कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। Microorganism या microbial control improves and ensure the safety of agricultural products. Microbial control ensure the provision of the safe drinking water to public. तो ये वो इम्पॉर्टेंस हैं जिसकी वजह से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना है। तो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि वट एवर द फील्ड it may be, microorganisms should be controlled. There should be a sterile environment. There should be free contaminated environment for safe working, for safe drinking, for safe eating, and for safe life. Now we are going to discuss the important terms that are used in the microbial control methods. The most important and the very broad term is the sterilization. Sterilization is the destruction of all forms of microbial life, including endospores, by physical or chemical methods. जब हम तमाम microbial life को endospore include किए हुए, including the endospore, when we destroy all form of microbial life, it is called the sterilization. It may be the physical method or by the chemical method. Disinfection, reducing the number of pathogenic microorganisms to the point where they no longer cause disease. तो हम जब पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के नंबर को इस लेवल तक लेके आएंगे कि वो अब डिजीज काज नहीं कर सकेंगे, इस प्रोसेस को हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। और डिसइंफेक्शन यूजुअली इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द वेजिटेटिव पैथोजेंस। डिसइंफेक्शन कैन नॉट रिमूव द एंडोस्पोर्स। अब वो केमिकल जो हम डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो एन एजेंट अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टू डिसइंफेक्टेड, तो वो केमिकल जो हम नॉन लिविंग, इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल करें ताकि उसमें जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, जो वेजिटेटिव पैथोजेंस हैं, वो किल हो जाएं, उनको कंट्रोल किया जा सके, उस केमिकल को हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। एंटीसेप्टिक वो केमिकल होता है जो हम लिविंग टिश्यू पर, जो हम स्किन पर माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डिकंटेमिनेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इनएनिमेट सरफेस टू मेक इट सेफ टू हैंडल। जो किसी सरफेस को जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं ताकि उसको हैंडल करना आसान हो, तो उसको हम डिकंटेमिनेशन करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज द सैनिटाइजेशन। तो सैनिटाइजेशन ये ट्रीटमेंट है फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की दैट यूज्ड टू मीट द पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड मिनिमाइज चांसेस ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। तो सैनिटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेफ लेवल तक लेके आते हैं ताकि वो डिजीज काज ना कर सकें। तो हम हॉस्पिटल्स में अक्सर जो हम जो उसके फ्लोर पे हम जो प्रोसेस कर रहे होते हैं दैट इज द सैनिटाइजेशन। तो अक्सर सोप एंड हॉट वाटर इज यूज फॉर द सैनिटाइजेशन। और ए केमिकल दैट इज यूज, एन एजेंट दैट इज यूज टू रिड्यूस द माइक्रोबियल नंबर टू सेफ लेवल इज कॉल्ड द सैनिटाइजर। ये केमिकल है जो हम माइक्रोबियल नंबर को सेफ लेवल तक लेकर उसको बोलते हैं सैनिटाइजर। सैनिटाइजेशन प्रोसेस है और सैनिटाइजर केमिकल है। सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस ग्रीक वर्ड, इट मीन डिके और द प्यूट्रिड, द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियल कंटामिनेशन। किसी भी जगह बैक्टीरियल कंटामिनेशन की मौजूदगी को हम सेप्सिस कहते हैं और एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन को हम एसेप्सिस कहते हैं। जब हम माइक्रो बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने कंट्रोल कर लिया, उनको किल कर लिया, तो वहाँ पे अब माइक्रोबियल
जो लोड है वो कम हो चुका है, वो डिक्रीज हो चुका है, दैट इज कॉल्ड द एसेप्सिस। तो अब वो टेक्निक्स जो हम एसेप्सिस के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स। तो एसेप्टिक टेक्निक्स यूज टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ एनी क्लिनिकल प्रोसीजर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री टू कीप स्टैंडर्ड्स। तो किसी क्लिनिकल प्रोसीजर में, किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में या फूड इंडस्ट्री में जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एसेप्टिक टेक्निक्स। नेक्स्ट टर्म इज द बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। स्टैटिक मींस टू स्टॉप। तो वो एजेंट दैट इज यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरियोस्टैटिक। अगर हम जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्टैटिक यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोबियोस्टैटिक। एक टर्म है जर्मिसाइड। तो जर्मिसाइड एन एजेंट दैट किल सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब साइड की बात आएगी, इट मींस इट इज यूज फॉर द किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। If we use to kill the bacteria, then that agent is called the bactericide. An agent that kills the that inactivates the viruses. So it's not kill that inactivates the viruses, that is called the viruside. An agent that kills the fungi, that is called the fungicide. An agent that kills bacterial endospores and the fungal spores, that is called the sporicide. The best example is the sodium hypochlorite that is used as a sporicide. Degerming, it is a removal of the microbes from a limited area. एक खास जगह से, किसी स्पेसिफिक जगह से, लिमिटेड जगह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिमूवल को हम डीजर्मिंग कहते हैं। लाइक द स्किन अराउंड द इंजेक्शन साइट, जब हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं तो उस इंजेक्शन के एरिया को हम जब कॉटन स्वैब से decontaminate करते हैं, that is called the degerming. It is a mostly mechanical removal by an alcohol soaked swab. The alcohol that is called isopropyl alcohol, जो उसका swab हम use करते हैं, that is the example of the degerming. Antibiotic are very important in terms of the control of the microorganism. Antibiotics are used to control different microbial infection, to treat different bacterial infections. तो एंटीबायोटिक ये वो सब्सटेंस होता है दैट इज ड्राइव फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस सिंथेटिकली। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म से भी हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो दैट आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू treat the bacterial infection. Chemotherapeutic synthetic drugs, synthetic chemicals that can be used therapeutically, वो drugs जो हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, that are called the therapeutic synthetic drugs. सेडल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो सेडल एक्शन करते हैं, दैट मीन्स विच किल द माइक्रोनिज्म। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोबियल सेडल द एजेंट दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टैटिक वो एजेंट होते हैं दैट आर in that has a static action. Static action mean that will inhibit the growth of the microorganism. तो वो एजेंट जो ग्रोथ को इनहिबिट करें उनको हम स्टैटिक एजेंट कहते हैं, और जो किल करें उनको हम सेडल एजेंट कहते हैं। और कीमोथेरेपेटिक एक जनरल टर्म है दैट इज यूज फॉर द therapeutic purpose of different types of chemicals, और एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिकली यूज अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो जब हम बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करेंगे तो ये वो एजेंट होते हैं दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन, बैक्रोलाइड्स एंड क्लेंडामाइसिन, दीज आर द बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। और जब हम बैक्टीरिया को किल करने की बात करेंगे तो दैट आर द स्पेसिफिकली बैक्टीरियासिड। तो एन एजेंट दैट किल्स द बैक्टीरिया लाइक द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक हैं, बीटा लैक्टेम्स और फ्लोरक्विनोलॉन्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जिनका सिडल एक्शन है। तो वो एंटीबायोटिक्स जो किल करने के लिए इस्तेमाल करेंगी उनको हम बैक्टीरियोसिडल कहते हैं, और जो सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, ग्रोथ को कम करने के लिए, उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। फ्यूमिगेशन ये वो प्रोसेस होता है दैट मींस द स्टीरिलाइजेशन बाय एक्सपोजर ऑफ वेपर्स। जब हम वेपर्स से स्टीरिलाइजेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द फ्यूमिगेशन। तो फ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ जो ओटीज हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, दैट इज स्टीराइल बाय द फॉर्मेल्डिहाइड वेपर्स। तो फॉर्मेल्डिहाइड वेपर्स से जो ऑपरेशन थिएटर की स्टीरिलाइजेशन है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फ्यूमिगेशन। पेरेंटल इज द रूट ऑफ द एंट्री ऑफ द ड्रग्स। तो पेरेंटल वो रूट है दैट
is used by the injection or the infusion. तो means of administration of drug are nutrient by injection or the infusion. जब injection या infusion से हम किसी भी drug को administer करेंगे, that is the parental route of the entry of that drug. Pathology एक general term है that is used with the study of the disease, especially structural abnormalities produced by the disease, how the disease occur, what are the risk factor of the disease, and what are different pathological changes. ये जितने भी जो होल टर्म है डिजीज के बारे में, डिजीज की स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं. स्पोर an oval body form in bacteria, a rounded resistance form adopted by the bacterial cell in adverse condition. तो जब बैक्टीरिया को एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ता है तो वो जो रेजिस्टेंस बॉडी बनाते हैं उसको हम स्पोर कहते हैं. Nosocomial infection or the hospital acquired infection that are called the nosocomial infection. Hospital stay से या hospital से जो infection होते हैं उनको हम nosocomial infection कहते हैं. Bacteremia, the presence of the bacteria in the circulating blood is called the bacteremia. और bacteriuria, presence of the bacteria in the urine. और septicemia is the invasion of the bloodstream by the virulent bacteria. अब bacteremia और septicemia में फ़र्क क्या है? बैक्टीरिया में बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द ब्लड, लेकिन जो सेप्टिसीमिया है इसमें ब्लड को एज अ ब्लड कल्चर लेगा बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द ब्लड. तो इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया इनसाइड द ब्लड. तो व्हेन बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द ब्लड दैट इज कॉल्ड द सेप्टिसीमिया. बस ये जब हमारे पास हमारे वाइट ब्लड सेल्स किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को किल करने की कोशिश करते हैं तो जो मैक्रोफेजेस, वाइट ब्लड सेल्स और जो डेड सेल्स उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो उससे पस बनती है. तो थिक येलो सेमी लिक्विड सब्सटेंस कंसिस्टिंग डेड वाइट ब्लड सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड. तो जब टिश्यू फ्लूइड, बैक्टीरियल सेल और डेड वाइट ब्लड सेल्स एक्युमुलेट होकर येलो थिक किस्म का एक सेमी लिक्विड बनाते हैं उसको हम पस कहते हैं. ये जनरल टर्म्स थी, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि ये माइक्रोबियल कंट्रोल को समझने के लिए इन टर्म्स का समझना ज़रूरी है. अब हम फिजिकल मेथड्स को या माइक्रोबियल जो एक्शन है उनको समझने से पहले हम देखते हैं कि माइक्रोबियल एजेंट्स एक्शन कैसे करते हैं. हुआ वो फिजिकल एजेंट हों, वो केमिकल एजेंट हों, वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, मोटिव एंटीबायोटिक्स हों. तो व्हाट आर द टारगेट साइट ऑफ दैट एंटीबायोटिक्स, दैट केमिकल मेथड. तो उसके लिए चूंकि हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है उसके स्ट्रक्चर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या मिलता है? सेल वॉल मिलता है. कैप्सूल के बाद जो एक्सटर्नल कंपोनेंट में सेल वॉल होगा, फिर हमारे उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद उसका साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा जिसको हम न्यूक्लियाइड रीजन कहते हैं, और इसमें प्लाज्मिड भी हो सकता है, इसमें राइबोसोम भी हो सकते हैं. तो इट मीन्स देयर आर डिफरेंट टारगेट साइट फॉर द different types of the antimicrobial agents. So it may be the cell wall, it may be the plasma membrane, it may be the cytoplasmic contents that are called antimetabolites, it may be the nucleic acid inhibitors, it may be the protein synthesis inhibitors. तो ये अब डिपेंड करता है टाइप ऑफ केमिकल के वो किस जगह को टारगेट कर रहा है, और कौन से टारगेट से वो स्टैटिक हो सकता है और या वो सेटल हो सकता है. तो इस ज़्यादा कोशिश हमारी होती है जब भी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट इस्तेमाल करते हैं, हम उन टारगेट्स को सामने रखते हैं जो होस्ट सेल में मौजूद नहीं होते. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी. तो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी एक स्पेसिफिक टर्म है. सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मतलब है कि सिलेक्शन ऑफ their specific target, selective toxicity. तो selective toxicity is the selection of that specific target which is specific to that microorganism that is not present in the host cell. इसलिए हमें उन फैक्टर्स को सामने लाजमी रखना होगा. तो प्राइमरी टारगेट्स ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज इन्फेक्शन, स्पॉलेज ऑफ फूड दैट आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो जब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरीज. तो वन इज यहाँ पे तो हमने सिर्फ दो की बात की, लेकिन अल्ट्रेशन ऑफ सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, अगर हम सेल वॉल को टारगेट करेंगे तो सेल वॉल इनहिबिटर्स होंगे. साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन को इनहिबिट करेंगे तो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स होंगे. इंटरफेरेंस विद द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स.
तो वही बातें होगी, सेल वॉल टारगेट साइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टारगेट साइट, साइटोप्लाज्मिक टारगेट साइट जिसको मेंटिबल कहते हैं, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर या न्यूक्लिक एसिड की रिप्लिकेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। अल्ट्रेशन ऑफ द सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, चूंकि सेल वॉल बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, शेप को मेंटेन करती है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो जब सेल वॉल डिसरप्ट हो जाएगी, व्हेन सेल वॉल इज डिसरप्टेड इट कैन नॉट प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग ड्यू टू द ऑस्मोटिक इफेक्ट। तो जब सेल वॉल डिसरप्ट हो जाएगी तो उसकी जो ऑस्मोटिक बस्टिंग है उससे उसको कोई नहीं बचा सकेगा और सेल लाइसिस हो जाएगी। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन कंटेन साइटोप्लाज्म एंड कंट्रोल पैसेज ऑफ केमिकल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के कितने फंक्शंस हैं, वो मटेरियल को एंटर, मटेरियल को एग्जिट करने में हेल्प करती है, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी का काम करती है, सेमी परमेबिलिटी का काम करती है, डिफरेंशियल परमेबिलिटी का काम करती है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम डैमेज सेलुलर कंटेंट्स विल लीक आउट, सेलुलर कंटेंट्स देन लीक आउट। जब सेलुलर कंटेंट्स लीक आउट हो जाएंगे तो सेल की जो सर्वाइवल है वो सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगी, सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा और सेल की डेथ हो जाएगी। वायरल एनवेलप रिस्पांसिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ वायरस टू टारगेट सेल, डैमेज टू एनवेलप इंटरप्ट्स द वायरल रेप्लिकेशन। तो जब हम वायरस के एनवेलप को इंटरप्ट करेंगे तो उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो देयर आर डिफरेंट साइट फॉर टू टारगेट द कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जनरल मेथड्स हैं फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल्स। तो मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल include the physical methods, chemical methods, mechanical removal of the microorganism and the biological agents. So this is the slide that explain all types of methods that are used to control microorganism. तो आज के लेक्चर में हम फिजिकल मेथड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेथड में हीट आता है और हीट में भी फिर दो टाइप्स आती हैं, ड्राई हीट और द मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में आगे फर्दर मुख्तलिफ हमारे पास स्टेप्स हैं, इंसनरेशन है, ड्राई ओवन है और इसके अलावा डायरेक्ट फ्लेमिंग है। मॉइस्ट हीट में स्टीम अंडर प्रेशर है या बॉइलिंग वाटर है, पास्चराइजेशन है। ठीक है, अब ये इनके प्रोसेस क्या है, इंसनरेशन भी स्टेरिलाइजेशन करता है, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब को किल करेगा। ड्राई ओवन भी स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करेगा, किल ऑल टाइप्स ऑफ द माइक्रोब्स। जबकि स्टीम अंडर प्रेशर आल्सो इज अ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, किल ऑल टाइप्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द स्पोर्स। जबकि बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर प्रोसेस ये डिसइंफेक्शन मेथड्स हैं, ये सिर्फ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन भी फिजिकल मेथड है जिसमें आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग दो टाइप्स की रेडिएशन हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्स रेज, कैथोड, गामा रेज, ये स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, किल ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी एग्जांपल है जो डिसइंफेक्शन के तौर पर काम करती हैं, रिमूव ओनली द वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये फिजिकल मेथड्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो केमिकल एजेंट्स में फिर हमारे पास दो किस्म के chemicals and gases that may be used at the sterilization or the disinfection, and the liquids inanimate object पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और animate object पर भी, मीन लिविंग पर भी और नॉन लिविंग पर भी। तो इसमें ज़्यादातर हम कीमोथेरेपी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शंस इन द लिविंग सेल्स। इसके अलावा हम एंटीसेप्टिक भी, एंटीसेप्सिस इस्तेमाल करते हैं एट द स्किन। और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो डिसइंफेक्शन भी हो सकते हैं और स्टीलाइजेशन भी कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में हम फिल्ट्रेशन इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम आज के ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिजिकल मेथड के साथ। तो फिल्ट्रेशन इट मे बी द एयर based filtration or the liquid based filtration, both are used for the sterilization. Biological agent may be the predator, antisepsis, or virus, antisepsis, and toxin that is used for the sterilization. तो ये biological agents हैं, these can also be used for the control of microorganism. जैसे हम viruses की बात करें तो bacteriophages are used to kill the bacterial infection of the humans or animals. और toxin मुख्तलिफ किस्म की, मतलब BT toxin है that is used to treat different types of the infections, और immunology के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो predator use the predator prey relationship in which a strong organism kill a weak organism. तो इसमें biological में जो symbiotic association है that is called the
एंटागोनिज्म एक प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है, तो ये बायोलॉजिकल एजेंट इज यूज फॉर द किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जनरल स्लाइड है, इट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमने फिजिकल मेथड्स को, केमिकल मेथड, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल को जनरल देखा। तो अब हम फिजिकल मेथड से डिटेल से डिस्कस करेंगे। Physical methods of the microbial control. The method which are used to destroy or remove microorganism by means of physical things are known as physical method. तो वो method microorganism का remove करने के लिए जिसमें physical method इस्तेमाल करते हैं उसको हम physical मेथड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, रेडिएशन, रेफ्रिजरेशन और डिसिकेशन, ये सारे फिजिकल मेथड्स हैं। फिजिकल मेथड्स को अगर हम अब डिटेल से देखें तो फिजिकल मेथड में नंबर 1 टेम्परेचर, जिसमें हीट आता है। नंबर इसमें भी अब ड्राई हीट और द मॉइस्ट हीट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो अब ड्राई हीट में रेड हीट है, फ्लेमिंग है, इंसनरेशन है और हॉट एयर ओवन है। मॉइस्ट हीट में टेम्परेचर बिलो 100, टेम्परेचर 800 एंड टेम्परेचर अबव 100। और रेडिएशन में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इंफ्रारेड, यूवी रेज, और आयोनाइजिंग में एक्स रेज और गैमा रेज। इसके अलावा आयोनाइजिंग में तो ये रेडिएशंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन, डेप्थ फिल्टर है, मेम्ब्रेन फिल्टर और एयर फिल्टर है। तो इनको भी हम, चूंकि फिल्ट्रेशन मैकेनिकल, लेकिन हम उसको फिजिकल में भी फिजिकल ही में इंक्लूड करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फिजिकल मेथड्स हैं, इनको अब हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड, दैट इज द टेम्परेचर, बाय यूजिंग टेम्परेचर। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। बाज टेम्परेचर जिनको मुख्तलिफ टेम्परेचर चाहिए होते हैं, कुछ मिनिमम टेम्परेचर, कुछ मैक्सिमम। मिनिमम पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, मैक्सिमम पे सर्वाइव कर सकते हैं, ऑप्टिमम पे उनकी ग्रोथ बेस्ट होती है। तो टेम्परेचर बिलो द मिनिमम यूजुअली हैव अ स्टैटिक एक्शन। जब टेम्परेचर उनके मिनिमम से बिलो होगा तो उससे उसका जो एक्शन है वो स्टैटिक हो जाएगा, वो उसकी ग्रोथ नहीं होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। दे इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ बाय स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिज्म बट डू नॉट नेसेसरीली किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन बिलो द मिनिमम टेम्परेचर में वो किल नहीं होंगे। टेम्परेचर अबव द मैक्सिमम यूजुअली हैव अ साइडल एक्शन। जब टेम्परेचर उनके मैक्सिमम से अबव होगा तो इससे उसके साइडल इफेक्ट्स आएंगे। सेंस दे डीनेचर्ड माइक्रोबियल एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन। चूंकि जब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो डीनेचर होती हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो टेम्परेचर इज अ वेरी कॉमन एंड इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम करेंगे तो उससे ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, अगर मैक्सिमम करेंगे तो उससे उसकी ग्रोथ वो जो है ना वो माइक्रोऑर्गेनिज्म बिल्कुल किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम्स एंड द प्रोटीन्स। अब टेम्परेचर बेस्ड डिफरेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में मालूम होना चाहिए। थर्मल डेथ पॉइंट, जिसको TDT बोलते हैं, TDT, थर्मल डेथ पॉइंट। This is the lowest temperature at which all the microbes in a liquid suspension will kill in 10 minutes. जब 10 मिनट्स में लोवेस्ट टेम्परेचर पे ऑल माइक्रोब्स को हम किल करेंगे, उस टेम्परेचर, उस कंडीशन को हम थर्मल डेथ पॉइंट कहते हैं। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ऑल द माइक्रोब्स इन ए लिक्विड सस्पेंशन विल बी किल इन 10 मिनट्स। थर्मल डेथ टाइम क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑल बैक्टीरिया इन ए लिक्विड कल्चर इन ए गिवन टेम्परेचर। जब एक खास टेम्परेचर में हम लिक्विड कल्चर में मौजूद किसी खास टाइम, जब वो टाइम रिक्वायर्ड होगा जो एक खास गिवन टेम्परेचर में माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल, उसको बोलते हैं थर्मल डेथ टाइम। अब डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या होता है? DRT, द टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड कल्चर एट ए गिवन टेम्परेचर। जब हम 90% बैक्टीरिया को किल करेंगे गिवन टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड डेसिमल रिडक्शन टाइम। हाई टेम्परेचर, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? जनरल टेम्परेचर, उसकी फिर मुख्तलिफ कंडीशंस पे बात की। अभी हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर। वो टेम्परेचर होता है वेजिटेबल माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन जनरली बी किल्ड एट टेम्परेचर फ्रॉम 50 to 70 विद द मोस्ट हीट। जब टेम्परेचर को हम हाई करेंगे उससे माइक्रोऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। इट मींस हाई टेम्परेचर इज the saddle effect, has a saddle effect. Bacterial spores, however, are very resistant to heat and extended exposure. Too much higher temperature is necessary for their destruction. Bacterial spores चूंकि वो resistant होते हैं तो उनको high temperature
उनको हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज होना ज़रूरी होता है ताकि उनकी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रक्शन हो जाए। हाई टेम्परेचर में बी अप्लाइड एज आइदर मॉइस्ट हीट और द ड्राई हीट। अब हाई टेम्परेचर मॉइस्ट हीट की सूरत में हम दे सकते हैं और ड्राई हीट की फॉर्म में भी हम दे सकते हैं। Now look at the moist heat. The moist heat is generally more effective than the dry heat for killing microorganism because of its ability to penetrate microbial cell. तो मॉइस्ट हीट में चूंकि पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है इसलिए ये ड्राई हीट से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो मॉइस्ट हीट किल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय डिनेचरिंग देयर प्रोटीन्स, कॉजेस प्रोटीन्स एंड एंजाइम टू लूज देयर शेप। जब प्रोटीन्स की डिनेचरेशन हो जाएगी तो प्रोटीन और एंजाइम्स अपनी शेप लूज कर लेंगे, इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। इट ऑल इट ऑल्सो मेल्ट लिपिड्स इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और मॉइस्ट हीट से जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं वो भी मेल्ट हो जाते हैं। तो मॉइस्ट हीट की जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो बॉइलिंग वाटर है और ऑटोक्लेविंग। अब हम मॉइस्ट हीट में बात करते हैं बॉइलिंग वाटर की कि बॉइलिंग वाटर किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प होता है। तो बॉइलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए लिक्विड इनटू अ वेपर एंड फॉर अ सर्टेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग हैपन्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तुम्हें पता है कि बॉइलिंग हॉट टेम्परेचर पर होती है। तो बॉइलिंग टू 100 और मोर इट किल वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। अगर हम 100 पर बॉइलिंग करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे तो वो वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन को किल करेगी। ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस एंड द पैथोजन एंड फंजाई आल्सो किल एट द बॉइलिंग। तो बॉइलिंग जो है वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस को, ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस को और फंजाई को किल करती है। लेकिन एंडोस्पोर्स एंड सम वायरसेस आर नॉट डिस्ट्रॉयड क्विकली। लेकिन एंडोस्पोर और जो कुछ वायरसेस हैं वो बॉइलिंग से इतनी जल्दी डिस्ट्रॉयड नहीं होते। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी वायरस कैन सर्वाइव अप टू 30 मिनट्स फॉर बॉइलिंग। अगर हम 30 मिनट तक बॉइलिंग करें तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस उसको रेजिस्ट कर सकता है 30 मिनट्स की बॉइलिंग को। हाउएवर ब्रीफ बॉइलिंग विल किल मोस्ट पैथोजन। हालांकि अगर हम देखें तो जनरली जो बॉइलिंग है दैट इज यूज्ड टू किल मोस्ट ऑफ द पैथोजन। ज़्यादातर पैथोजन को हम बॉइलिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनको जो बॉइलिंग को रेजिस्ट कर सकते हैं। Autoclaving instrument है that is used to sterilize all types of the laboratory equipments, और यही इसी से हम मुख्तलिफ किस्म के जो ग्लासवेयर्स हैं या इसके अलावा हमारे मीडिया हैं उनको हम ऑटो स्टेराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोक्लेविंग इम्प्लाई स्टीम अंडर प्रेशर, ये इसका प्रिंसिपल है। तो स्टीम अंडर प्रेशर, जिस तरह प्रेशर कुकर काम करता है इसी तरह हमारा ऑटोक्लेव काम करता है। तो रिलायबल स्टेरिलाइजेशन विद मॉइस्ट हीट रिक्वायर्स टेम्परेचर अबव दैट ऑफ द बॉइलिंग वाटर। इसका चूंकि जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल ऑफ द मॉइस्ट हीट इज ऑटोक्लेव, a chamber which is filled with the hot steam under pressure। इसमें hot steam under pressure पे काम करती है। This is preferred method of sterilization for non-heat resistance material in which temperature of steam reaches 121 डिग्री सेंटीग्रेड at 15 psi pressure। 15 मिनट्स के लिए आप 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं और 15 पर स्क्वायर इंच उसका जो प्रेशर हो, सॉरी पाउंड पर स्क्वायर इंच जो उसका आप प्रेशर मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह जो वेजिटेटिव फॉर्म के साथ साथ एंडोस्पोर्स भी किल होते हैं। तो ऑटोक्लेविंग इज अ सिडल फॉर बोथ वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द एंडोस्पोर्स। तो ऑटोक्लेव वेजिटेटिव और एंडोस्पोर दोनों के लिए सिडल इफेक्ट रखता है एंड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन फॉर मटेरियल नॉट डैमेज बाय हीट। और वो मटेरियल जो हीट से डैमेज नहीं होते उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन मेथड है for removal of all types of the microorganism including the spores. Pasteurization is also the method of the moist heat. तो pasteurization ये यूज पास्चर ने एक प्रिंसिपल एक प्रोसेस दिया था that is used to reduce microbes responsible for spoilage of beer, मिल्क, वाइन एंड जूसेस एक्सेट्रा। जो लिक्विड मटेरियल हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए, उनको स्पाइलेज से बचाने के लिए ये
जो प्रोसेस दिया था पास्चर, इसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। तो क्लासिक मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, मिल्क इज हीटेड टू 62 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स के लिए 62 डिग्री पर जब हम हीट करेंगे तो वो क्लासिक मेथड होगा ऑफ पास्चराइजेशन, जो हम अपने घरों में मिल्क की जो पास्चराइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन HTST, ये एक्सपोजर है मिल्क का 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड के लिए। तो जब हम मिल्क को एक्सपोज करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 15 सेकंड के लिए, तो उसको हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन कहते हैं। और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन, जिसको हम UHT कहते हैं, तो मिल्क इज ट्रीटेड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 सेकंड्स एंड देन कूल वेरी क्विकली इन ए वैक्यूम चैम्बर। फिर उसको हम वैक्यूम चैम्बर में कूल करते हैं और इट कैन बी स्टोर फॉर द लॉन्गर टाइम। तो हम 3 मेथड्स डिस्कस करते हैं पास्चराइजेशन के। क्लासिक मेथड, जिसमें टेम्परेचर कम है, वक्त ज़्यादा है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है और वक्त कम है। और इसके अलावा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत ज़्यादा कम है। पास्चराइजेशन के जो फायदे की बात करें तो मिल्क कैन स्टोर एट रूम टेम्परेचर फॉर सेवरल मंथ्स। अगर हम पास्चराइज करेंगे मिल्क को या किसी भी लिक्विड को, पास्चराइजेशन के बाद हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले हमने मॉइस्ट हीट की बात की। मॉइस्ट हीट में हमने डिस्कस किया था बॉइलिंग वाटर, उसके अलावा हमने डिस्कस किया ऑटोक्लेव और थर्ड नंबर हमने पास्चराइजेशन डिस्कस किया। तो अब हम जा रहे हैं ड्राई हीट पर। तो ड्राई हीट किल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन ऑक्सीडेशन रादर देन द प्रोटीन कोगुलेशन। तो ड्राई हीट ऑक्सीडेशन से किल करती है, जिस तरह मॉइस्ट हीट कोगुलेशन से, डिनेचुरेशन से किल करती है, इस तरह ड्राई हीट जो है वो प्रोटीन ऑक्सीडेशन से माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करती है। तो यही फर्क है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट का। ड्राई हीट किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन ऑक्सीडेशन, while the moist heat kill the pathogen or microorganism by protein coagulation or the protein denaturation. Example of dry heat include the flamming, direct flamming, hot air sterilization or incineration. डायरेक्ट फ्लेमिंग क्या होता है? इट इज़ मेथड दैट इज़ यूज्ड टू स्टेज इनोकुलेटिंग लूप। जब हम लेबॉर्ट्री में लूप्स या नीडल्स को डायरेक्ट फ्लेम कर रहे होते हैं तो उसको हम डायरेक्ट फ्लेमिंग कहते हैं। तो हीट मेटल एंटिल इट हैज़ अ रेड ग्लो। तो हम उसको उस वक्त तक हीट करते हैं जब तक उसमें रेड ग्लो नहीं आता। जब रेड ग्लो आएगा इट मीन्स कि वो स्टीराइल हो चुकी है। नेक्स्ट मेथड ऑफ द ड्राई हीट इज द हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, जिसको हम ओवन भी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल ओवन्स एम्प्लॉय वेरी हाई ड्राई टेम्परेचर। अब जो ओवन्स होते हैं उनमें हाई टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। इसकी अब मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं। अब ये 171 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करेगा तो 1 घंटे के लिए, 160 पर होगा तो उसके लिए 2 घंटे दरकार होंगे, और अगर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तो 16 आवर्स के लिए, और लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। अब डिपेंड करते हैं उसका वॉल्यूम कितना है। कहते हैं दे आर जनरली यूज ओनली फॉर स्टीराइजिंग ग्लासवेयर। तो ये जो हॉट एयर स्टीलाइजेशन है, जो हॉट एयर ओवन है, जिसको हम ड्राई हीट जिसमें इस्तेमाल करते हैं, ये ग्लासवेयर की स्टीलाइजेशन के लिए, मेटल इंस्ट्रूमेंट की स्टीलाइजेशन के लिए, और अदर इनर्ट मटेरियल लाइक द ऑयल एंड द पाउडर्स दैट आर नॉट डैमेज बाय द एक्सेसिव टेम्परेचर। या उन मटेरियल के लिए जो एक्सेसिव टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं, जो एक्सेसिव टेम्परेचर पर डैमेज नहीं होते, उनको हम हॉट एयर स्टीलाइजेशन से स्टीलाइज करते हैं। तो ये हॉट एयर स्टीलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें माइक्रोवेव ओवन का हमने इस्तेमाल किया। इंसनरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट मटेरियल एट टेम्परेचर हायर टू डिस्ट्रॉय कंटामिनेंट्स। जब हम किसी भी मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर बर्न करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंसनरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट मटेरियल एट टेम्परेचर हायर टू डिस्ट्रॉय कंटामिनेशंस। Three types of waste to which incineration is applied extensively are municipal solid waste, hazardous waste, and medical waste. Incinerators are used to destroy disposable material by burning. अब जब disposable material को हम burning से destroy करेंगे तो that is used by the incinerator, और जो apparatus को हम incinerator कहते हैं, process को incineration कहेंगे. Incineration is a method of treating waste which involve the combustion of the organic substances found in the waste material. जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वेस्ट मटेरियल में मौजूद होते हैं, उनकी बर्निंग, उनकी कंबस्चन को हम इंसिनरेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक इंसिनरेटर है, प्रोसेस को इंसिनरेशन कहेंगे, जिसमें हम लार्ज स्केल
पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, डिस्पोजेबल वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, उनको हमने डिस्ट्रॉय करना है, उनसे हमने छुटकारा हासिल करना है। नेक्स्ट मेथड इज द लो टेम्परेचर। जो हमने टेम्परेचर की बात की, इससे पहले वो हाई टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर इज आल्सो वन ऑफ द मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ बाय स्लोइंग डाउन माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। तो लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना ऐसा है जैसे उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना है। जब टेम्परेचर कम होगा, उनका मेटाबॉलिज्म कम होगा, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। इसमें रेफ्रिजरेशन है, फ्रीजिंग है और लाइफलाइजेशन है। रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड एट एक्सर्ट्स बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता, उसकी बैक्टीरिया ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इस किस्म के इफेक्ट को हम बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट कहते हैं। रिड्यूसेस द मेटाबॉलिक रेट ऑफ मोस्ट माइक्रोब्स सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। तो लो टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेशन पे जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है और ज़्यादातर जो माइक्रोब्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, और जब वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनसे टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो डिजीज इन्फेक्शन काज नहीं कर सकेंगे। फ्रीजिंग आइटम्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी आइटम को हम बिलो 0 डिग्री पर हम उसको स्टोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। तो आइटम्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब एट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लाइफलाइजेशन ये ग्रीक वर्ड है दैट मीन्स मेड सॉल्वेंट लविंग। तो लाइफलाइजेशन कॉमनली नोन एज अ फ्रीज ड्राइंग। जब हम किसी भी जो प्रोडक्ट है उसको हमने प्रिजर्व करना है तो पहले हम उसको फ्रीज करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे। तो फ्रीज ड्राइंग इज कॉल्ड द लाइफलाइजेशन, इज अ वे ऑफ द फ्रीजिंग एंड देन ड्राइंग समथिंग इन द वैक्यूम। हम उसको वैक्यूम में फ्रीज और देन ड्राइंग, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लाइफलाइजेशन। सेल्स एंड सम फूड्स आर प्रिजर्व इन दिस वे। मुख्तलिफ सेल्स को और मुख्तलिफ फीड्स को हम लाइफलाइजेशन से प्रिजर्व करते हैं और ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है। डिसिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। अब हम वाटर को रिमूव करेंगे, इस प्रोसेस को हम डिसिकेशन कहते हैं। In the absence of water, microbes cannot grow. Microbe grow नहीं करेंगे, reproduce नहीं करेंगे, but some may remain viable for years. After water becomes available, they start growing again. जब वाटर अवेलेबल होगा तो फिर वो अगेन ग्रो करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, द यूज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन फूड्स इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड क्रिएट अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। जब हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, इससे क्या होगा, जो वाटर कंटेंट्स हैं वो लूज हो जाएगा, क्योंकि water solute always move from the hypotonic towards the hypertonic। तो जब hypertonic condition create होंगी outside the environment में, या hypertonic environment create होगा तो osmotic lysis होगा और जो microbial cell है वो flaccid हो जाएगा, उसकी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। नॉट यीस्ट एंड द मोल्ड आर रेजिस्टेंस टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। यीस्ट और मोल्ड जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रेजिस्ट करते हैं। स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज दैट लिव ऑन द स्किन आर फेयरली रेजिस्टेंस टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर दैट कैन रेजिस्ट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। Next physical method that is called the radiation. Both important method है. There are two types of the radiation that kills the microbes. One is called the ionizing radiation. Second is called the non-ionizing radiation. Ionizing radiation include the gamma rays, X-rays, electron beams, or the higher energy rays. Ionizing radiation है short wavelength, less than 1 nanometer. जब वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो एनर्जी हाई होती है। डिसलॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स एंड फॉर्म आइंस। एटम्स को रिमूव करते हैं, जब एटम रिमूव होंगे तो आइंस बनेंगे। कॉज म्यूटेशन इन द डीएनए एंड प्रोड्यूस द पेरोक्साइड। इससे डीएनए में म्यूटेशन होती है, पेरोक्साइड्स बनते हैं। यूज टू स्टेराइज फार्मास्यूटिकल एंड डिस्पोजेबल मेडिकल। तो रेडिएशंस को या आयोनाइजिंग रेडिएशन को हम फार्मास्यूटिकल और डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फूड इंडस्ट्री इज इंटरेस्टेड इन यूजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका डिसएडवांटेज ये है कि पेनिट्रेट्स ह्यूमन टिश्यू में कॉज जेनेटिक म्यूटेशन इन द ह्यूमन। इससे ह्यूमन को भी नुकसान पहुंचता है क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो दीज रेडिएशन कैन आल्सो कॉज द कैंसर इन द ह्यूमन्स। Ultraviolet light non-ionizing radiations, तो वेवलेंथ इज लॉन्गर देन 1 नैनोमीटर। जब वेवलेंथ लॉन्गर होगी तो उसका जो एनर्जी कम होगी। डैमेज डीएनए बाय प्रोड्यूसिंग थायमीन डाइमर्स। इससे
डाइमर बनते हैं। द ग्रेटेस्ट एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ यूवी लाइट अकर्स एट 250 to 260 नैनोमीटर। ये इसका रेंज है, किस रेंज में इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, इसका जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। विच इज़ द वेवलेंथ रीजन ऑफ द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द प्यूरिन एंड द पायरिमिडीन बेसिस ऑफ द डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन इज इनहिबिटेड एंड द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, इनहिबिट होती है। जब इन डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिट होगी तो ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होती। यूज टू डिसइंफेक्ट ऑपरेशन रूम्स एंड नर्सरीज। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डैमेज स्किन एंड द आईज। मैकेनिकल मेथड्स दैट इज इंक्लूडेड इन द फिजिकल मेथड्स में हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या है, मैकेनिकल मीन्स ऑफ रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैकेनिकल मेथड से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। द लिक्विड और द गैस इज पास थ्रू द फिल्टर विद पोर्स स्मॉल इनफ टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ द माइक्रोब्स। तो जो कोई लिक्विड है या कोई गैस है उसको हम एक फिल्टर से पास करते हैं, उसके पोर्स इतने छोटे होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोब की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकता है, प्रिवेंट द पैसेज ऑफ माइक्रोब। अब माइक्रोब तो पास नहीं होंगे। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सब्सटेंसेस दैट आर सेंसिटिव टू हीट। तो वो सब्सटेंस जो हीट सेंसिटिव हैं उनके लिए हम फिल्ट्रेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो हिप्पा फिल्टर हाईली एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। हिप्पा स्टैंड्स फॉर द हाई एफिशिएंसी particulate air filters remove at least 99.97 of the airborne particles, क्योंकि इसका जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। और अल्ट्रा हाई पार्टिकुलेट जो है एयर फिल्टर्स रिमूव फ्रॉम द एयर एट लीस्ट 99.99% ऑफ द डस्ट पोलन मोल्ड बैक्टीरिया एंड एनी एयरबॉर्न पार्टिकल्स विद द साइज ऑफ 120 नैनोमीटर और लार्जर। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, ये माइन्यूट पार्टिकल्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को भी, वायरसेस को भी फिल्टर कर सकता है। तो फिल्ट्रेशन वो मेथड है जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म को हमने फिल्टर करना होता है वो हमारे फिल्टर पर ट्रैप कर लेता है, उसके लिए हम हिप्पा फिल्टर इस्तेमाल करते हैं जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर है। और अल्ट्रा हाई पार्टिकुलेट एयर उसको हम उसका जो साइज है 120 नैनोमीटर है। Filtration, that is the removal of the microbe by passage of a liquid or air through a screen like the material with a small pores. Use filtration heat used to sterilize heat sensitive material like the vaccine, antibiotics and some culture media। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि heat sensitive material like the vaccine, antibiotics or some culture media can be sterile by using the filtration. So use in the operating rooms and the burn units to remove the bacteria from the air. So it is a simple method that is used in the laboratory। non-sterile medium और membrane filter है तो टू वैक्यूम चैम्बर। तो जब हमारे पास हम फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे तो सारे माइक्रोब यहाँ पे ट्रैप कर लेंगे और जो मीडिया है वो स्टीराइल हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन इज द मेथड दैट इज यूज्ड टू heat sensitive material, used for heat sensitive material। This is the summary of what we have discussed so far in the physical method that is used to control microbial growth। तो हमने डिस्कस किया हीट। तो हीट में मॉइस्ट हीट में फिर हमने कहा कि बॉइलिंग और द फ्लोइंग स्टीम, और सेकंड इज कॉल्ड द ऑटोक्लेविंग, देन द पास्चराइजेशन। बॉइलिंग प्रोटीन को डिनेचर करती है, ऑटोक्लेव भी डिनेचर करती है क्योंकि ये क्या है, ये मॉइस्ट हीट है। और हमने कहा था कि ये प्रोटीन को भी डिनेचर करती है क्योंकि मॉइस्ट हीट है। फिर हमने कहा कि वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड द फंगल pathogens and all viruses within 10 minutes are less effective on the endospores। ये एंडोस्पोर पर थोड़ी सी लेस इफेक्टिव है। तो इसके प्रेफर यूज इज फॉर द डिशेस बेसिन्स पिक्चर वेरियस इक्विपमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोक्लेविंग वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर स्टरीलाइजेशन एट अबाउट 15 psi pressure 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑल वेजिटेटिव सेल्स एंड द एंडोस्पोर्स आर किल्ड इन 15 minutes। माइक्रोबियल जो मीडिया, सॉल्यूशन, लाइनिंग्स, यूटेंसिल्स, ड्रेसिंग, इक्विपमेंट्स एंड अदर आइटम्स दैट कैन विथस्टैंड टेंपरेचर एंड प्रेशर, जो टेंपरेचर और प्रेशर को सस्टेन करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोक्लेविंग। पास्चराइजेशन को हमने कहा
कि इसके लिए हीट ट्रीटमेंट है फॉर मिल्क 72 फॉर अबाउट 15 सेकंड दैट किल्स ऑल पैथोजन एंड द मोस्ट नॉन पैथोजन। तो मिल्क, क्रीम और सर्टेन अल्कोहलिक बेवरेजेस, बियर और वाइन्स। तो बेवरेजेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्चराइजेशन। ड्राई हीट को हमने कहा कि इसमें डायरेक्ट फ्लेमिंग हो सकती है, इसमें इंसिनरेशन भी हो सकती है, इसमें हॉट एयर स्टरीलाइजेशन भी हो सकती है। तो मेनली ये ऑक्सीडेशन करते हैं। तो वही क्या करती हैं, ये प्रोटीन जनरेशन करती हैं मॉइस्ट हीट। तो बर्निंग कंटेमिनेट्स टू एशेज, बर्निंग टू एशेज और हॉट एयर ऑक्सीडेशन करेगी। वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर ऑक्सीडेशन, इट इनोकुलेटिंग लूप्स के लिए हम डायरेक्ट फ्लेमिंग करते हैं। वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन दैट इंसिनरेशन। तो पेपर कप्स के लिए, कंटेमिनेटेड ड्रेसिंग्स के लिए, एनिमल कार्केसेस, बैग्स और वाइप्स, मीन के जितने डिस्पोजेबल कंपोनेंट्स हैं उनके लिए हम इंसिनरेशन करते हैं। Hot air sterilization, very effective method of the sterilization, but requires temperature of 170 for about 2 hours. तो एम्प्टी ग्लासवेयर, इंस्ट्रूमेंट्स, नीडल्स एंड द ग्लास सिरिंजेस को हम उसके लिए हम हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्ट्रेशन, सेपरेशन ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द सस्पेंडिंग लिक्विड, रिमूव माइक्रोब बाय पैसेज ऑफ अ लिक्विड और गैस थ्रू अ स्क्रीन लाइक मटेरियल। मोस्ट फिल्टर्स इन द यूज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, एसीटेट और द नाइट्रोसेलुलोज। हम ये मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। यूजफुल फॉर स्टेरिलाइजेशन लिक्विड्स, एंजाइम, वैक्सीन दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय द हीट, डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसिटिव मटेरियल के लिए। कोल्ड या लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेशन है, डीप फ्रीजिंग है, लाइफलाइजेशन है। तो डिक्रीज केमिकल रिएक्शन एंड पॉसिबल चेंजेस इन प्रोटीन्स, तो हैज ए बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, फूड, ड्रग्स एंड कल्चर प्रिजर्वेशन। Deep freezing decrease chemical reactions and possible changes in the proteins. Active method of preserving microbial culture, in which cultures are quick frozen between -50 to -95. Food, drugs and culture preservation. Lyophilization decrease chemical reaction and possible changes in proteins. Most effective method for long-term preservation of microbial culture. Water remove by high vacuum at low temperature, जिसको हम freeze drying भी कहते हैं. Food, drug and the culture preservation. High pressure alteration of molecule structure of proteins and the carbohydrates. Preserve of the colors, flavors, nutrients video और fruit juices के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं डिसिकेशन, डिस्ट्रप्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, किस तरह इन्वॉल्व रिमूविंग ऑफ वाटर, जब हम वाटर को रिमूव करेंगे फ्रॉम माइक्रोब्स, प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन है, तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम डिसिकेशन इस्तेमाल करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मोलिसिस होगा, क्या होगा इसमें, प्लाज्मोलिसिस होगा, जैसे हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में। तो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द माइक्रोबियल सेल, जिसमें हम हाइपोटोनिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है। रेडिएशन में आयनाइजिंग रेडिएशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए, नॉट वाइड स्प्रेड इन रूटीन स्टेरिलाइजेशन, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल एंड द डेंटल सप्लाईज, और नॉन आयनाइजेशन डैमेज टू डीएनए। रेडिएशन इज नॉट वेरी पेनिट्रेटिंग, आयनाइजिंग पेनिट्रेशन ज्यादा है, इसकी पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है। कंट्रोल क्लोज एनवायरनमेंट विद द यूवी जर्मिसाइडल लैम्प। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल मेथड। तो हम समराइज करना चाहें तो फिजिकल मेथड में हमारे पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर में फिर मॉइस्ट हीट और फिर ड्राई हीट। उसके अलावा फिर हमारे पास आता है उसमें हाई टेम्परेचर और फिर लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में फिर मॉइस्ट हीट, फिर ड्राई हीट, और लो टेम्परेचर में फिर फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन और लाइफलाइजेशन और फिर रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। These are all about this is all about the physical method to control the microorganism. In the next lecture, we will discuss about the chemical methods to control the microorganism.